हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग एथिक्स आंसर राइटिंग की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटीट्यूड वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। सिलेबस में एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स दिए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। और ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी हैं, ये हैं इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो सिलेबस का ये पार्ट है और ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 7 से 8 वैल्यूज़, यूपीएससी हर साल इन पे क्वेश्चन पूछता है और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रिटी वाली। तो अभी हम जब एक्टिव रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जैसे ये अगर आप देखोगे तो 8th 9th 10th 11th ये 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने इंटीग्रिटी पे पूछ रखे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रिटी वाली वैल्यू है। कवर हम इन सभी वैल्यूज़ को करने वाले हैं और इनको कवर हम एक्टिव रिकॉल की हेल्प से करेंगे। तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने मेरी लास्ट सीरीज़ वाली जो वीडियो कवर की थी उसमें भी मैंने सेम पीडीएफ को ही कवर किया था। मीन्स हर एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो वो पैटर्न मैं यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाली हूँ। मैंने सिलेबस को और इन पीवाईक्यूज़ को फर्दर कुछ क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन कर दिया है और उन क्वेश्चंस को हम एक्टिव रिकॉल की हेल्प से आंसर करेंगे। तो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट के 2 लेक्चर में स्टार्ट किया था वैसे मैं आज का लेक्चर भी स्टार्ट करने वाली हूँ कि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है कि हम क्या पढ़ रहे हैं वो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं हम। तो एप्टीट्यूड होता क्या है, किसी भी पर्सन का एप्टीट्यूड आप कैसे बोलोगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या आप एक बेसिक डेफिनेशन से बता सकते हो या फिर लेमन लैंग्वेज में बता सकते हो कि एप्टीट्यूड क्या होता है और डिफरेंस क्या है आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में। और एप्टीट्यूड के टॉपिक को सिलेबस में यूपीएससी एथिक्स के पेपर में यूपीएससी एथिक्स के सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है। क्या जो एप्टीट्यूड है एक सिविल सर्वेंट का वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ को अफेक्ट करता है और अगर अफेक्ट करता भी है तो कैसे करता है, क्या क्या कंपोनेंट हैं एप्टीट्यूड के। ओके, तो मैंने इन सभी पार्ट्स में इनको ब्रेक डाउन किया है और अब हम आंसर करेंगे। तो लास्ट के 2 लेक्चर से मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ बार बार डिस्कस किए जा रहे हो। एक डेस्टिट्यूट ओल्ड लेडी वाला जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और उसको पीडीएस स्कीम का बेनिफिट चाहिए, मीन्स उसको फ्री राशन चाहिए, लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं है। अब वो मान लो आप एक सिविल सर्वेंट हो और वो आपके पास आती है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। मीन्स आप उसको बेनिफिट दोगे नहीं दोगे। तो फिर ये हमने यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस समझा था। इसके थ्रू मैंने समझाया था कि जो एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट है वो रूल्स और रेगुलेशन से बाउंड है। तो एज़ पर रूल्स और रेगुलेशंस चूँकि उस लेडी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो उसको बेनिफिट अवेल नहीं करवाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो ना केवल उसको राशन कार्ड प्रोवाइड करवाएगा बल्कि उसको पीडीएस सिस्टम के अंदर उसको एनरोल भी करवाएगा। सो अब जो डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट था यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के बीच में, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये आपकी वैल्यूज से हुआ है, मीन्स आपके एप्टीट्यूड से हुआ है कि आपने कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया है। जो आपका एटीट्यूड है वो आपके सेट बिलीव्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। वहीं जो आपका एप्टीट्यूड है वो ये शो करता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करते हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सोल्व करते हो। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला जो सिविल सर्वेंट है उसने यहाँ पे एम्पैथी दिखाई है, डेडिकेशन दिखाया है पब्लिक सर्विस को। उसने थोड़ा इनोवेटिव जाके सोचा और ना केवल उस पर्सन को, उस लेडी को राशन प्रोवाइड करवाया बल्कि उसको एनरोल भी करवाया उस स्कीम के अंदर। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करने का जो काम था वो आपका एप्टीट्यूड कर रहा है। और जो एटीट्यूड है वो आपकी बिलीफ है, मीन्स आप किसी भी चीज़ के बारे में
किसी पर्सन के बारे में कैसा सोचते हो। तो हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिए थे कि एप्टीट्यूड क्या है और डिफरेंस क्या एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच में, तो वो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है। तो जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको एक काइंड ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए, जो भी वो डेली लाइफ, जो भी उसकी डे टू डे लाइफ की जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं या फिर जो क्रूशियल इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए उसको इस एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसलिए यूपीएससी ने एथिक्स के पेपर में एप्टीट्यूड का टॉपिक इंक्लूड किया है। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या 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 कंपोनेंट है एप्टीट्यूड के, या फिर क्या फंक्शनल वैल्यूज हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो यूपीएससी ने फ्रीक्वेंटली इन वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस पूछे हैं और मोस्टली वो उनके डिफाइनिंग नेचर के बारे में पूछ देता है कि आप ये डिफ़ाइन कीजिए इस वैल्यू को, कि उसकी मीनिंग बताइए, या फिर उसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि जो एक सिविल सर्वेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है उसमें उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि हमने ऊपर स्क्रीन पे भी देखा था कि इंटीग्रिटी की वैल्यू हो गई, इम्पार्शियलिटी की वैल्यू हो गई, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन इन वैल्यूज़ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में तो अच्छे से पता होना ही चाहिए, बल्कि साथ साथ आपको इनके ऊपर 2 से 3 एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए ताकि वो आपके आंसर को एनरिच कर सकें। और आप रिलेट कर सकते हो किसी थिंकर, फिलोसोफर, कमेटी या कमीशन के साथ भी। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों से कि मैं इस पूरी पीडीएफ को रीड नहीं करने वाली हूँ और हम एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। तो अब हम हमारी पहली वैल्यू पे आते हैं जो कि इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हो और इंटीग्रिटी का क्या रोल है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में। तो इंटीग्रिटी आप तब बोलोगे किसी भी पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी है जब उसकी स्पीच मीन्स वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है और वो जो सोच रहा है वो कंसिस्टेंट हो उसकी वैल्यूज और प्रिंसिपल के साथ। मीन्स किसी भी पर्सन की जो भी मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही सोचे और काम करें। तो तब हम बोलेंगे कि हाँ वो जो पर्सन है उसके अंदर इंटीग्रिटी है। अब जो क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि इंटीग्रिटी का जो एक टेस्ट है वो ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ होने से बिल्कुल मना कर दो कि मेरे को अपनी वैल्यूज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और फिर ये आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे मैंने एक दिल्ली के एक आईएएस ऑफिसर, दिल्ली कैडर के एक आईएएस ऑफिसर का एग्जांपल दे रखा है और फिर मैंने बताया कि कैसे इंटीग्रिटी टेस्ट करती है कि आप कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दो कॉम्प्रोमाइज़ होने से, क्योंकि ये डिमांड करती है कि आपको मोरल करेज शो करना ही पड़ेगा और बिना ये फियर ऑफ रेप्रिजल या फिर लॉस ऑफ बेनिफिट के। और इंटीग्रिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है सभी सर्कमस्टांसिस में। ये एडवोकेट करती है मोरल वैल्यूज़ को और पर्सनल एडवांटेज, और अगर ये कंप्रोमाइज़ हो गई तो ये ट्रस्ट को इरोड कर देगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट को पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखती है और ये कोशिश करती है कि जो ओब्लिगेशंस हैं उनको रिस्पॉन्सिबली फुलफ़िल किया जाए। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इंटीग्रिटी कैसे एम्पावर करती है ह्यूमन बींग को। तो ये आप किसी भी वैल्यू के लिए लिख सकते हो कि कैसे एम्पैथी एम्पावर करती है या फिर कैसे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एम्पावर करती है। सी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन सभी वैल्यूज़ में जो इंटीग्रिटी वाली वैल्यू है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो इंटीग्रिटी पे ही पूछे गए हैं। तो इंटीग्रिटी कैसे एम्पावर करती है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, या फिर वो पूछ सकते हैं किसी सिविल सर्वेंट को कैसे एम्पावर करती है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती है और कॉन्फिडेंस लेके आती है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, एथिकल डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करती है, कंट्रीब्यूट करती है जस्ट और फेयर सोसाइटी में, प्रमोट करती है इंटरनल हार्मनी और रेजिलियंस, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो लाइफ है उसका बेड रोक है ये। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं। अब ये जो नीचे वाले 2 क्वेश्चंस थे ये प्योरली इंटीग्रिटी की एप्लीकेशंस पे बेस्ड थे। ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस है वो ये हैं कि
जो इंटीग्रिटी है विदाउट नॉलेज वो वीक और यूजलेस है, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड रेडफुल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? और एक्सप्लेन करना है आपको आपका स्टैंड विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम मॉडर्न डे कंटेक्स्ट की। यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रिटी और नॉलेज को मिक्स करके और फिर उसने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे वॉरेन बफेट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब आप लोगों को हायर करते हो तो आप उनके अंदर 3 क्वालिटीज़ देखते हो, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी। और अगर उनके पास पहली नहीं है और लास्ट की 2 है तो वो आपको किल कर देगी, मतलब वो फिर वो पर्सन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है इन द सेंस कि उसके अंदर एनर्जी भी काफ़ी है और वो इंटेलिजेंट भी अच्छा खासा है, लेकिन वो अपनी मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो पर्सन आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो ये कुछ काफ़ी हद तक इससे जस्ट ऊपर वाला जो अभी मैंने 8th क्वेश्चन पढ़ा, 9th और 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ये दिखाना है कि कैसे नॉलेज और इंटीग्रिटी या फिर ये अदर वैल्यूज एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। मीन्स इंटीग्रिटी होना बहुत मस्ट है नॉलेज के साथ साथ, अदरवाइज वो पर्सन बहुत ड्रेडफुल हो सकता है, ना केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी या फिर किसी कंट्री के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे कि ओसामा बिन लादेन, ही इज़ मच मोर टैलेंटेड पर्सन, बट उसने अपने टैलेंट का बहुत गलत तरीके से यूज किया है बिकॉज दैट पर्सन लैक्स इंटीग्रिटी। ओके, तो ये जो थ्योरी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने दोनों स्टांसेस यहाँ पे लिए हैं कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज एंड नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी। और फिर आप यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो जो कि मैंने मेरे लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे इंटीग्रिटी और यहाँ पे नॉलेज लिख सकते हो। जो पर्सन फुल ऑफ इंटीग्रिटी प्लस फुल ऑफ नॉलेज है वो सोसाइटी के लिए द बेस्ट है, बट इफ़ सम पर्सन हैज़ एटमोस्ट नॉलेज बट लैक्स इंटीग्रिटी, वो पर्सन यहाँ पे आएगा और वो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आप ये डायग्राम वहाँ पे बना के आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो यूपीएससी ने इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप से हैं। तो इम्पार्शियल से होने से आप क्या समझते हो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आप बाइस्ड होके नहीं ले रहे हो, अनबाइस्ड होके ले रहे हो। मीन्स आप सारी सर्कमस्टांसेस देख रहे हो और फिर आप किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के फेवर में जाके फिर उसका मतलब डिसीज़न नहीं ले रहे हो। आप सबका भला और रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हो और फिर डिसीज़न ले रहे हो। तो इम्पार्शलिटी का मतलब है कि जो केस के मेरिट्स हैं बेसिकली आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। एंड जो नॉन पार्टीशनशिप है वो ये है कि आप न्यूट्रल रहो और अनबाइस्ड रहो, पर्टिकुलरली एडवर्स सिचुएशंस के अंदर। और इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशनशिप जो है, इम्पार्शलिटी जो है नॉन पार्टीशनशिप का ही एक सब कॉम्पोनेंट है। तो आप यहाँ वहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम बना सकते हो। और मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप इम्पार्शल हो तो आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे सभी से, इक्वली ट्रीट करोगे सभी सेक्शंस को, और इनडिस्क्रिमिनेशन फॉलो नहीं सॉरी इनडिस्क्रिमिनेट डिसीजंस ले पाओगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे, गुड वर्क कल्चर को आप एनकरेज करोगे, ऑब्जेक्टिविटी के आइडिया को प्रमोट करोगे और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करोगे। और सभी पार्टीज़ को, जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, आप किसी को फेवर नहीं करोगे, आप सबको इक्वली सर्व करोगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके। फिर यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछ रखे वो एम्पैथी और कंपैशन पे पूछ रखा है कि और ये क्यों ज़रूरी है। तो एम्पैथी और कंपैशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट है और इसको बहुत सारे सेक्शंस को बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे इसलिए भी हमें एम्पैथी और कंपैशन की नीड होती है। समटाइम्स क्राइसिस सिचुएशन भी आ जाती हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, तो उस टाइम पे विक्टिम के साथ आपको एम्पैथी दिखानी ही पड़ेगी, वो मस्ट नीड है वहाँ पे। आपको जब सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने हो या फिर जो क्वालिटी है लाइफ ऑफ पीपल की उसको इम्प्रूव करना हो, तो इन सब के लिए आपको एम्पैथी और कंपैशन की नीड होती है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। 2017 के टाइम पे और 2013 के टाइम पे यूपीएससी ने किया था ये कि 4 से 5 वैल्यूज़ दे दी थी और आपको उनको डिफ़ाइन करना था। तो यहाँ पे जो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में अच्छे से उसको कवर किया था कि मैंने इसका जो पैटर्न है वो अनिमेश सर की कॉपी से लिया है। सर ने कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया था कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कमीशन, कमेटी, रिपोर्ट, इनके नाम भर के डाले थे। सर ने एग्जांपल अच्छे से भर के डाले थे। उन्होंने ना केवल डायरेक्ट वो उस कीवर्ड की डेफिनेशन पे जंप कर रहे थे, बल्कि
वो जो कीवर्ड है उसको किसी कमेटी, कमीशन या फिलोसोफर की हेल्प से उसको डिफाइन कर रहे थे, देन वो अपने उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे एग्जांपल से, एटलीस्ट 2 एग्जांपल से उसको एनरिच भी कर रहे थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। एग्जांपल्स अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके पास डेफिनेशन नहीं है तो आप यहाँ से इन नोट्स के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। कंपैरिजन और टॉलरेंस का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी की क्यों नीड है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। और ट्रांसपेरेंसी का अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब आप एक एक्ट है ये बी ऑफ बीइंग ओपन, कि आप हर एक काम को बिना किसी ओपेकनेस के साथ करो, और ये इंश्योर करता है कि लोगों का ट्रस्ट बना रहे पब्लिक ऑफिस के अंदर। और अकाउंटेबिलिटी की, आपने जो भी बोला है या फिर जो भी काम किया आप उसकी जिम्मेदारी लो। फिर कुछ कंडीशंस बताइए कि कब ट्रांसपेरेंसी लीड करता है अकाउंटेबिलिटी को। तो जब कोई रूल्स या रेगुलेशंस उसको बैक करता है, जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जब आंसरेबिलिटी का प्रोविज़न होता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो, या फिर कंडीशंस हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लीड करती है अकाउंटेबिलिटी को। देन कंपैरिजन और टॉलरेंस के बारे में बता रखा है कि ये नेसेसिटीज़ हैं, लग्जरीज नहीं है, और इनके बिना ह्यूमैनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती, और कैसे ये वैल्यूज़ असिस्ट करती हैं किसी भी सिविल सर्वेंट को। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। कंपैरिजन मतलब लव एंड वननेस दिखाना दूसरों के लिए, और टॉलरेंस मतलब आप दूसरों के व्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जा रहे, उनके व्यूज़ का भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली दैट इज़ टॉलरेंस। और यहाँ पे टॉलरेंस वाले में आप जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि बी आर अम्बेडकर को के साथ उनके पर्सनल कन्फ्लिक्ट थे, बट स्टिल वो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, और उन्होंने उनको अपनी कैबिनेट में जगह दी थी, इंडियन कैबिनेट में जगह दी थी, सॉरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं लास्ट के कुछ सालों में। ये लास्ट वाला क्वेश्चन परजिवरेंस पे है कि कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, आप अपने काम में लगे रहते हो तो फिर आपको अल्टीमेटली फिर सक्सेस मिल ही जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का क्योट है, और इसको बेसिकली हम लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे मैंने अशोका का एग्जांपल लिख रखा है। देन आप यहाँ पे एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि जो मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी लगा रहता है, तो परजिवरेंस शो करता है। और कैसे परजिवरेंस हेल्प करती है सिविल सर्वेंट्स को, तो इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बने रहे, कंसिस्टेंट एफर्ट जो है पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, और ये इंस्पायर करता है अदर लोगों को भी कि वो हार्ड वर्क करें और सिटीजन्स फिर अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखना है तो आप मेरी एथिक्स की जो आंसर राइटिंग की लास्ट सीरीज़ है जो कि मैंने लास्ट ईयर कवर किया था, वहाँ पे मैंने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ के ना और एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक्टिव रिकॉल के थ्रू उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आज का डिस्कशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।